जो लोग हिंदी नहीं जानते उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या करें, हिंदी बोलने वाले कहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। ऐसे तो राष्ट्रीय पक्षी मोर की जगह कौवे को बनाना था। और देश की एक भाषा हो, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने राजभाषा की कल्पना की थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। मैं अंग्रेजी भाषा को नापसंद करता हूँ। मुझे इससे इसलिए नफरत है क्योंकि मुझे शेक्सपियर और मिल्टन पढ़ने के लिए मजबूर किया गया है, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसी तरह अगर आज मुझे हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो शायद मैं इसे कभी नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि आपने मुझ पर दबाव डाला है। परंतु जरूरत है कि देश की एक भाषा हो जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिले। हेलो दोस्तों, दक्षिण भारत में अभी परिसीमन या डिलिमिटेशन का मुद्दा खत्म भी नहीं हुआ था, जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों को डर है कि उनकी जनसंख्या कम होने की वजह से उन्हें लोकसभा में सीटों का नुकसान हो सकता है। अब तमिलनाडु और केंद्र सरकार भाषा को लेकर एक दूसरे के सामने है। भाषा को लोगों को आपस में जोड़ने का एक साधन माना जाता है, लेकिन हाल ही में ये एक ज़बानी जंग का कारण बन गई है। मामला ये है कि तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अभी तक राज्य में लागू नहीं किया है, और इसकी वजह ये बताया गया है कि ये नीति हिंदी को राज्य में थोपने की कोशिश है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार का कहना है कि राज्य के स्कूलों में पहले से ही 2 भाषाओं की नीति लागू है, जिसमें तमिल और अंग्रेजी शामिल है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषाओं की नीति है, जिसमें तमिल, अंग्रेजी और एक अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है। हालांकि इस नीति में स्पष्ट ये नहीं किया गया है कि तीसरी भाषा हिंदी ही होनी चाहिए, बल्कि ये कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री को अपने कड़े शब्दों में लिखे गए पत्र में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का समर्थन करने के लिए केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के लिए अभी तक रुके हुए 2152 करोड़ रुपए को तत्काल जारी करने की मांग की है। आपको बता दें कि केंद्र ने तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने से इनकार करने की वजह से समग्र शिक्षा योजना के लिए निर्धारित इस पैसे को रोक दिया था। केंद्र और तमिलनाडु के बीच टकराव का मुख्य कारण तथाकथित 3 भाषा फार्मूला है या 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, जो कि नई शिक्षा नीति का एक अहम हिस्सा है। जबकि केंद्र का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि युवाओं में राष्ट्रीयता, बंधुत्व की भावना बढ़े। तमिलनाडु लंबे समय से इसे राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश की तरह देखता आ रहा है। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलनों का लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिण राज्यों ने तो 3 भाषा फार्मूला को अपनाया, लेकिन यहाँ अभी भी 2 भाषा फार्मूला लागू है, जिसमें छात्रों को केवल तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ये कहती रही है कि शिक्षा चूंकि संविधान की समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में है और 3 भाषा फार्मूले को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। हालांकि अब शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा अभियान के फंड को नई शिक्षा नीति से जोड़ दिया है। अब अगर इस पूरे विवाद को स्टार्टिंग पॉइंट से हम समझने की कोशिश करें तो भारत में वैसे तो सैकड़ों भाषाएं हैं। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजी आधिकारिक भाषा थी। जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विभिन्न भाषाई समूहों को एकजुट करने के लिए या लामबंदी करने के लिए हिंदुस्तानी या हिंदी को एक कॉमन भाषा बनाने के प्रयास शुरू किए गए। 1918 की शुरुआत में ही महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के लिए एक संस्थान था, उसकी स्थापना की। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कार्रवाई करने के लिए अंग्रेजी से हिंदी की ओर रुख करना शुरू किया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों हिंदी के समर्थक थे और कांग्रेस भारत के गैर हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी की शिक्षा का प्रचार करना चाहती थी। लेकिन उसी समय हिंदी को कॉमन भाषा बनाने के विचार को तमिल नेता पेरियार ने नकार दिया था, जिन्होंने इसे उत्तर भारतीयों के तमिल लोगों को अपने अधीन बनाने के प्रयास के रूप में देखा था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन आगे जब मद्रास प्रेसिडेंसी में 1937 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की और 14 जुलाई 1937 को राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री बने। क्योंकि वे दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार करने के अगुआ समर्थक थे, उन्होंने 11 अगस्त 1937 को सत्ता में आने के 1 महीने के भीतर ही
पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करके माध्यमिक विद्यालयों या सेकेंडरी स्कूल्स में हिंदी भाषा शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा की। यहां तक कि 21 अप्रैल 1938 को उन्होंने प्रेसिडेंसी में 125 सेकेंडरी स्कूल्स में हिंदी शिक्षा को अनिवार्य करने का एक सरकारी आदेश भी जारी कर दिया। पेरियार और विपक्षी जस्टिस पार्टी के नेतृत्व में A.T. पनीरसेल्वम ने तुरंत इस कदम का विरोध किया। उन्होंने राजाजी और हिंदी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध अभियान शुरू कर दिया। आगे आंदोलन का समर्थन पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी ने किया। इसे तमिल युवाओं का भी समर्थन मिला। दिसंबर 1937 में हिंदी शिक्षा के विरोध में आंदोलन बड़े पैमाने पर शुरू हो गए। बड़ी संख्या में इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। इसमें एक और पहलू ये इम्पोर्टेंट है कि आंदोलन को ब्राह्मण विरोधी भावनाओं के रूप में भी देखा गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का मानना था कि ब्राह्मण तमिल पर हिंदी और संस्कृत थोपने का प्रयास कर रहे हैं। द्रविड़ आंदोलन के जनक पेरियार अक्सर आर्यों को आक्रमणकारी बताते थे। वे कहते थे कि ब्राह्मणों के आने से ही तमिल समाज का विभाजन हुआ है। इस तरह हिंदी का विरोध शुरू हुआ। ऐसे समय में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी भी हिंदी मुद्दे पर बढ़ गई थी, जबकि राजाजी और उनके समर्थक अपनी स्थिति पर अड़े हुए थे। एस राधाकृष्णन इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि राजाजी हिंदी को वैकल्पिक बना सकते हैं, जिसमें जिसकी मर्जी हो पढ़े, जिसकी मर्जी न हो वो न पढ़े। लेकिन राजाजी अपने रुख में दृढ़ थे। आंदोलन के विरोध में पुलिस प्रतिक्रिया 1939 तक क्रूर हो गई। आंदोलन के दौरान 1198 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें 73 महिलाएं भी जेल में थीं। 32 बच्चे उन महिलाओं के साथ भी जेल में थे। पेरियार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन 7 जून 1939 को आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया गया। राजाजी ने आंदोलनकारियों का मुकाबला करने के लिए हिंदी समर्थकों की बैठकें भी आयोजित करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच 29 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी शामिल किए जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया। अब मद्रास प्रांतीय सरकार गवर्नर के शासन के तहत आ गई। 31 अक्टूबर को पेरियार ने आंदोलन को निलंबित कर दिया और गवर्नर से हिंदी को अनिवार्य बनाने संबंधी आदेश को वापस लेने को कहा। आगे 21 फरवरी 1940 को गवर्नर ने हिंदी की अनिवार्यता को वापस लेने और इसे वैकल्पिक बनाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया। इसके बाद कुछ दिनों तक आंदोलन शांत रहा। अब जैसे जैसे लग रहा था कि देश आज़ाद होने वाला है, वैसे वैसे दक्षिण भारतीय राज्यों, खासकर तमिल क्षेत्र में हिंदी को लेकर शंका भी बढ़ रही थी। 1946 से 50 के दौरान द्रविड़ कड़गम या डीके और पेरियार ने हिंदी के खिलाफ विरोध जारी रखा। जब भी सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में पेश किया तो हिंदी का कड़ा विरोध हुआ। इस पीरियड में सबसे बड़ा हिंदी विरोधी आंदोलन 1948 से 1950 के बीच हुआ था। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य बनाने के लिए सभी राज्यों से आग्रह किया। रामास्वामी रेड्डी के तहत मद्रास प्रेसिडेंसी की कांग्रेस सरकार ने 1948 से 1949 शैक्षणिक वर्ष से हिंदी अनिवार्य बना दिया। छात्रों को आगे की क्लास में प्रमोट होने के लिए हिंदी में न्यूनतम अंक पाना भी जरूरी किया गया। पेरियार ने एक बार फिर एक हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया। 17 जुलाई को द्रविड़ कड़गम ने अनिवार्य हिंदी शिक्षण का विरोध करने के लिए एक ऑल पार्टी हिंदी विरोधी सम्मेलन बुलाया। 1938 से 1940 के आंदोलन की तरह इस आंदोलन में भी हमले, काले झंडे दिखाना, हिंदी विरोधी काम शुरू किया गया। जब राजाजी, जो तब भारत के गवर्नर जनरल थे, ने 23 अगस्त को मद्रास का दौरा किया तो उनकी यात्रा के दौरान भी काले झंडे दिखाए गए और उनका विरोध किया गया। 27 अगस्त को पेरियार और अन्नादुरई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सरकार ने हिंदी पर अपनी स्थिति नहीं बदली और आंदोलन भी उसी तरह जारी रहा। आगे 18 दिसंबर को सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक समझौता हुआ। सरकार ने आंदोलनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बंद कर दी और उन्होंने 26 दिसंबर 1948 को आंदोलन समाप्त कर दिया। आखिरकार सरकार ने 1950-51 के शैक्षिक वर्ष से हिंदी शिक्षण को फिर से वैकल्पिक बना दिया। जो छात्र हिंदी सीखना नहीं चाहते थे
अब वे हिंदी कक्षाओं के दौरान स्कूल की अन्य गतिविधियों में भाग लेने की इजाजत पा गए थे। इसी बीच साथ साथ स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान सभा तैयार करने के लिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना भी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। संविधान सभा में भाषा को लेकर भयंकर बहस देखी गई। एक राष्ट्रीय भाषा को अपनाने, जिस भाषा में संविधान को लिखा जाना था और जिस भाषा में संविधान की कार्यवाही आयोजित की जानी थी, वो संविधान की सबसे बड़ी बहस थी। एक तरफ हिंदी भाषी प्रांतों के सदस्य थे जैसे अलगू राय शास्त्री, आर.वी. धुलेकर, बालकृष्ण शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाबूनाथ गुप्ता, रविशंकर शुक्ला, सेठ गोविंद दास। उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदी समर्थक तर्क दिए और हिंदी को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने के लिए तर्क दिया। वहीं 10 दिसंबर 1946 को ही धुलेकर ने इस बात को लेकर कहा कि जो लोग हिंदी को नहीं जानते उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग सदन में भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए मौजूद हैं और हिंदी को नहीं जानते, वे इस सभा के सदस्य ही नहीं माने जाएंगे। इससे बेहतर उनकी छुट्टी थी। भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देने के पक्ष में संविधान सभा के सदस्यों के आगे 2 गुट बन गए। हिंदी गुट में पुरुषोत्तम दास टंडन, रविशंकर शुक्ला, गोविंद दास और के.एम. मुंशी शामिल थे। दक्षिण भारत के कुछ संविधान सभा के सदस्यों में टी.टी. कृष्णामचारी, जी. दुर्गाबाई, रामलिंगम चेट्टियार, एन.जी. रंगा, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, जहां इस हिंदी विरोधी ब्लॉक ने आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का पक्ष लिया और समर्थन किया कि अंग्रेजी को जारी किया जाए। इस बहस के 3 साल बाद सभा में 1949 के अंत में एक समझौता हुआ। इसे मुंशी अयंगर फार्मूला भी कहा जाता है, जो के.एम. मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर के नाम पर था और इसने सभी समूह की मांगों को शामिल करने की एक कोशिश की। इस समझौते के अनुसार ही भारतीय संविधान का भाग 17 का मसौदा तैयार किया गया था, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। हालांकि इसमें राष्ट्रीय भाषा का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। इसके बजाय यह संघ की केवल आधिकारिक भाषा परिभाषित करता है, जहां देवनागरी लिपि में हिंदी भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा होगी। साथ ही 15 सालों तक अंग्रेजी का उपयोग सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा। आगे संविधान का भाग 17 में भाषा से संबंधित कई प्रावधान जोड़े गए, जिसे हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसी समय हिंदी के साथ आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को गोद लेने के लिए जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे हिंदी समर्थक राजनेताओं ने इसकी भारी आलोचना की और उन्होंने हिंदी को जल्द से जल्द राष्ट्रीय भाषा बनाने की मांग की। आगे 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाए जाने के तुरंत बाद आधिकारिक उपयोग के लिए हिंदी प्रचार करने के तेजी से प्रयास किए गए। आगे 1952 में शिक्षा मंत्रालय ने एक स्वैच्छिक हिंदी शिक्षण योजना भी शुरू की। 1955 में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों के लिए एक हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा प्रावधान किया गया था, नेहरू ने 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में पहला आधिकारिक भाषा आयोग नियुक्त किया। आयोग ने 31 जुलाई 1956 को अपनी रिपोर्ट दी। आखिरकार इसने अंग्रेजी की जगह हिंदी के लिए कई कदमों को उठाने की सिफारिश की। हालांकि इस आयोग के ही 2 सदस्यों ने इसका विरोध किया, जो दक्षिण भारत से थे। आगे खेर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए सितंबर 1957 में ही गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति गठित की गई। 2 साल के विचार विमर्श के बाद पंत समिति ने 8 फरवरी 1959 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। इसने भी सिफारिश की कि अंग्रेजी को बस एक सहायक के रूप में होना चाहिए, जबकि हिंदी को प्राथमिक आधिकारिक भाषा होना चाहिए। खेर आयोग और पंत समिति की सिफारिशों का फ्रैंक एंथनी और पी सुब्रमण्यम जैसे गैर हिंदी नेताओं ने विरोध किया और इसकी निंदा की थी। इन सब के बीच ही 1949 में द्रविड़ कड़गम से अलग हुई द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम या डीएमके को अपने मूल संगठन की हिंदी विरोधी नीतियां भी विरासत में मिली, क्योंकि इससे पहले डीएमके के संस्थापक अन्नादुरई ने 1938 से 1940 के दौरान और 1940 के दशक में हिंदी विरोधी आंदोलन में लगातार भाग लिया था। जुलाई 1953 में डीएमके ने एक शहर डालमियापुरम को कलाकुडी नाम से बदलने के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने दावा किया कि शहर का नाम, जो रामकृष्ण डालमिया के नाम पर था, दक्षिण भारत पर जुल्म का एक प्रतीक है।
15 जुलाई 1953 को ही एम करुणानिधि, जो बाद में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने, और अन्य डीएमके सदस्यों ने डालमियापुरम रेलवे स्टेशन के नेम प्लेट में हिंदी नाम मिटा दिया और पटरियों पर उतर गए। विरोध प्रदर्शन करने के बाद पुलिस के साथ विवाद में 2 डीएमके सदस्यों ने अपनी जान गंवा दी और करुणानिधि सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। 1950 के दशक में डीएमके ने द्रविड़ नाडु की अलगाववादी मांग के साथ अपनी हिंदी विरोधी नीतियों को भी लगातार जारी रखा। 21 सितंबर 1957 को डीएमके ने बीजी खेर आयोग की सिफारिशों को लेकर हिंदी के विरोध में एक हिंदी विरोधी सम्मेलन बुलाया था। 13 अक्टूबर 1957 को हिंदी विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। आगे डीएमके ने नेहरू के आश्वासन की वजह से और चीन भारत युद्ध के चलते अपनी अलगाववादी मांग को छोड़ दिया, लेकिन 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम के पारित होने के साथ हिंदी विरोधी रुख फिर से उभर कर सामने आया। आधिकारिक भाषा बनाने के लिए हिंदी के तर्क पर डीएमके के अन्नादुरई ने कहा कि क्या करें, हिंदी बोलने वाले कहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। ऐसे तो राष्ट्रीय पक्षी मोर की जगह कौवे को बनाना था। आगे 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम को लेकर ही हिंदी को लागू करने के लिए संविधान के भाग 17 में निर्धारित समय सीमा के रूप में केंद्र सरकार ने हिंदी के आधिकारिक उपयोग को बढ़ाने के अपने प्रयासों को तेज किया, जिसने दक्षिण भारतीय राज्यों को और डरा दिया। 1960 में ही हिंदी टाइपिंग और स्टेनोग्राफी के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू किया गया। उसी साल भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पंच समिति की सिफारिशों पर कार्य किया और हिंदी शब्दावली तैयार करने, हिंदी में साहित्य और कानूनी संहिता का अनुवाद करने, सरकारी कर्मचारियों को हिंदी शिक्षा प्रदान करने और हिंदी प्रचार के लिए अन्य प्रयासों के आदेश जारी किए। ये विधेयक 21 जनवरी 1963 को संसद में पेश किया गया था। विधेयक का विरोध डीएमके सदस्यों से हुआ, जिन्होंने विधेयक की धारा 3 में विल के बजाय मे शब्द का उपयोग करने पर विरोध किया था। वो खंड था कि अंग्रेजी भाषा का हिंदी के अलावा उपयोग जारी रखा जा सकता है, यानी मे बी यूज्ड। इस वर्ड को लेकर डीएमके ने तर्क दिया था कि भविष्य में प्रशासन द्वारा मे शब्द का शाब्दिक अर्थ के रूप में व्याख्या किया जा सकता और अंग्रेजी को हटाया जा सकता। उन्हें डर था कि आगे अल्पसंख्यक राय पर विचार नहीं किया जाएगा और गैर हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के विचारों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसी क्रम में 22 अप्रैल को नेहरू ने संसद सदस्यों को फिर से आश्वस्त किया कि उस विशेष मामले के लिए मे का शब्द वही होगा जैसा कि पहले था। तब डीएमके ने मांग किया कि अगर ऐसा है तो मे के बजाय विल का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। डीएमके ने अंग्रेजी की निरंतरता के लिए लगातार प्रयास किया कि अंग्रेजी का यूज बना रहे और तर्क दिया कि आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का यूज हिंदी और गैर हिंदी दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के लिए समान रूप से फायदेमंद और समान रूप से नुकसानदेह होगा। लेकिन विधेयक 27 अप्रैल को शब्द में बिना किसी भी बदलाव के पारित कर दिया गया। जैसा कि उन्होंने पहले चेतावनी दी थी, अन्नादुरई ने हिंदी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नवंबर 1963 में एक हिंदी विरोधी सम्मेलन में संविधान के भाग 17 को जलाने के लिए 500 डीएमके सदस्यों के साथ अन्नादुरई को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। 25 जनवरी 1964 को एक डीएमके सदस्य चिन्ना स्वामी ने हिंदी के विरोध में त्रिची में आत्महत्या कर ली थी। उन्हें डीएमके ने हिंदी विरोधी संघर्ष में भाषा शहीद कहा था। इसी बीच 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री और उनके वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य मोरारजी देसाई और गुलजारी लाल नंदा हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के प्रबल समर्थक थे। इससे ये आशंका और बढ़ी कि 1959 और 1963 के नेहरू के आश्वासन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में हिंदी को प्राथमिकता, खासकर सिविल सेवा और केंद्रीय सेवा परीक्षाओं का माध्यम हिंदी बनाए जाने के डर से छात्रों को बड़ी संख्या में हिंदी विरोधी आंदोलन में शामिल किया गया। 1965 की शुरुआत में ही मद्रास राज्य में हिंदी विरोधी आंदोलन संख्या और तात्कालिकता दोनों में बढ़ गया। तमिलनाडु के छात्रों को एंटी हिंदी आंदोलन परिषद का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। परिषद में मद्रास के सभी बड़े नेता शामिल थे। हिंदी के विरोध में पूरे राज्य में कई छात्र सम्मेलन आयोजित किए गए। उन्होंने संविधान के भाग 17 के अनिश्चितकालीन निलंबन की मांग की। केंद्र सरकार के गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो क्रमशः नंदा और इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में थे, इसने
26 जनवरी को अंग्रेजी की जगह हिंदी लाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया। आगे 16 जनवरी को ही अन्नादुरई ने घोषणा की कि 26 जनवरी इस साल शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस समय मद्रास के मुख्यमंत्री एम भक्तवत्सलम ने चेतावनी दी कि राज्य सरकार गणतंत्र दिवस की पवित्रता के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर उन्होंने राजनीति में भाग लिया तो छात्रों के साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विरोध बढ़ता ही गया। आगे 25 जनवरी को मदुरई में आंदोलन करने वाले छात्रों और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष बढ़ गया और इसने एक दंगे का रूप ले लिया। दंगा जल्द ही जल्द पूरे राज्य में फैल गया। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन में छात्रों पर गोलाबारी के साथ जवाब दिया। आग लगने, लूटपाट और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की घटना आम हो गई। रेलवे स्टेशनों पर रेलवे और हिंदी नामों के बोर्ड को जला दिया गया, टेलीग्राफ लाइनों को काट दिया गया और रेलवे ट्रैक उखाड़े गए। लेकिन भक्तवत्सलम सरकार ने इस स्थिति को भी कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में माना और आंदोलन को खत्म करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स बुलाया। पुलिस कार्रवाई से परेशान हिंसक लोगों ने 2 पुलिसकर्मी मार दिए। कई आंदोलनकारियों ने साथ ही आत्मदाह और जहर खाकर भी आत्महत्या की। दंगे के 2 हफ्ते में करीब 70 लोग मारे गए थे, ये आधिकारिक अनुमान है, जबकि कुछ अनौपचारिक रिपोर्ट में इस मृत्यु के आंकड़े को 500 से ज्यादा बताया गया। बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया और संपत्ति के नुकसान का आकलन 10 मिलियन रुपए तक का किया गया। आगे 28 जनवरी को मद्रास विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय और राज्य के अन्य कॉलेजों और स्कूलों को अनिश्चित काल तक बंद कर दिया गया था। कांग्रेस के भीतर भी नेताओं की राय अब विभाजित थी। के कामराज के नेतृत्व में एक समूह चाहता था कि सरकार तमिल क्षेत्र पर हिंदी नहीं थोपेगी, लेकिन मोरारजी देसाई जैसे अन्य लोग पीछे नहीं हुए। गृह मंत्री नंदा भक्तवत्सलम के आंदोलन को दबाने से सहमत थे। आगे दंगा फरवरी में भी जारी रहा और छात्रों ने आंदोलन पर अपना नियंत्रण खो दिया। शांत होने के लिए अन्नादुरई की अपील के बावजूद हिंसा जारी रही। एक समझौते के लिए दोनों पक्ष द्वारा तेजी से प्रयास किया गया। ऐसे में एक समझौते के लिए दोनों पक्षों द्वारा प्रयास किया गया और 11 फरवरी को मद्रास राज्य के 2 केंद्रीय मंत्रियों सी सुब्रमण्यम और ओवी अलगसेन ने सरकार की भाषा नीति का विरोध करने के लिए इस्तीफा दे दिया। हालांकि राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने तब इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद शास्त्री ने समर्थन देते हुए 11 फरवरी को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से दंगों पर सदमा व्यक्त करते हुए उन्होंने नेहरू के आश्वासन का सम्मान करने का वादा किया। उन्होंने तमिलनाडु को आश्वासन दिया कि अंग्रेजी का केंद्र राज्य और आपसी संचार के लिए उपयोग जारी रखेगा और अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा अंग्रेजी में ही आयोजित की जाएगी। इसके प्रभाव को देखें तो शास्त्री के आश्वासन ने अस्थिर स्थिति को कुछ शांत कर दिया। आगे 12 फरवरी को छात्रों की परिषद ने आंदोलन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया और 16 फरवरी को सी सुब्रमण्यम और ओपी अलगसेन ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। फरवरी और मार्च की शुरुआत में विरोध प्रदर्शन और हिंसा की छोटी घटनाएं जारी रही, लेकिन इनका असर हल्का था। 7 मार्च को प्रशासन ने छात्र नेताओं के खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस ले लिया और 14 मार्च को हिंदी विरोधी आंदोलन परिषद ने आंदोलन को छोड़ दिया। लेकिन शास्त्री के इस कदम ने उत्तर भारत के हिंदी समर्थक कार्यकर्ताओं को अब नाराज कर दिया था। जनसंघ के सदस्य नई दिल्ली की सड़कों पर आ गए जो अंग्रेजी साइन या निशानों को काला कर रहे थे। आंदोलन धीरे धीरे एक कांग्रेस विरोधी आंदोलन में बदल गया। यहां तक कि तमिलनाडु में भी 1967 के चुनाव में छात्र नेता पी श्रीनिवासन ने कद्दावर नेता के कामराज के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें हरा दिया। पूरे राज्य में छात्रों ने बड़ी संख्या में उनके लिए प्रचार किया और उनकी जीत सुनिश्चित किया। कांग्रेस पार्टी हार गई और मद्रास राज्य में पहली बार डीएमके सत्ता में आई। आगे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन का पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, मैसूर, केरल पर भी काफी प्रभाव पड़ा। आगे जनवरी 1966 में शास्त्री की मृत्यु हो गई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। 1967 के चुनाव में कांग्रेस ने केंद्र में बहुत कम बहुमत के साथ सरकार बना रखी थी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए तमिल नेताओं ने आधिकारिक पत्राचार में द्विभाषी नीति यानी अंग्रेजी और हिंदी की गारंटी के लिए नवंबर 1967 में विधेयक में फिर से संशोधन करने का एक नया प्रयास किया। 27 नवंबर को विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। इसे 16 दिसंबर को ही पारित कर दिया गया और 8 जनवरी 1968 को राष्ट्रपति की सहमति से प्रभावी कर दिया गया। लेकिन अभी भी मद्रास राज्य के हिंदी विरोधी कार्यकर्ता 1967 में हुए संशोधन
संशोधन से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये हिंदी और अंग्रेजी के लिए था। क्योंकि 3 भाषा सूत्रों के बारे में उनकी चिंताओं को संबोधित नहीं किया गया था यहाँ, इसलिए प्रदर्शन जारी रहा। हालांकि सत्ता में डीएमके के साथ उन्होंने आंदोलन को फिर से स्टार्ट करने में हिचकिचाहट भी महसूस की। तमिलनाडु के छात्रों की हिंदी विरोधी आंदोलन परिषद कई गुटों में उस समय विभाजित थी। उदारवादी या लिबरल गुट शांत था, लेकिन चरमपंथी गुट ने आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने 3 भाषा सूत्रों और हिंदी के शिक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की। राष्ट्रीय कैडेट कोर या एनसीसी में हिंदी कमांड शब्दों का इस्तेमाल भी समाप्त करने की मांग की। हिंदी फिल्मों, गीतों पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन शुरू किया और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो हिंदी प्रचार के लिए एक संस्थान था, उसको भी बंद करने की अपनी मांग की। ये 21 दिसंबर को हिंसक हो गया और राज्य में आग लगने और लूटपाट की सूचनाएं लगातार मिली। अन्नादुरई ने उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार कर स्थिति को संभाला। इसके बाद 23 जनवरी 1968 को विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसने 3 भाषा नीति को खत्म करके हिंदी को पाठ्यक्रम से हटा दिया। केवल अंग्रेजी और तमिल को आगे पढ़ाया जाना था और एनसीसी में भी हिंदी शब्दों के कमांड को हटा दिया गया। तमिल को सभी कॉलेज में शिक्षा के माध्यम के रूप में और 5 साल के भीतर प्रशासन की भाषा के रूप में पेश किया जाना था। केंद्र सरकार से संविधान में हिंदी को दी गई विशेष स्थिति को समाप्त करने और सभी भाषाओं को समान रूप से मानने का आग्रह किया गया और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया। इन उपायों ने आंदोलन को फरवरी 1968 तक समाप्त कर दिया। तब से लेकर 1986 तक हिंदी भाषा को लेकर दक्षिण में स्थिति शांत बनी रही। अब 1986 में फिर से हिंदी विरोधी आंदोलन की बात करें तो 1986 में जब भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की, इसमें फिर से 3 भाषा नीति के साथ नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए भी प्रावधान था, जहां डीएमके ने दावा किया कि ये हिंदी का शिक्षण अनिवार्य करेगा। तब अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या एआईडीएमके, जो 1972 में डीएमके से टूटकर बनी थी, इसका नेतृत्व करने वाले एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु में सत्ता में थे और डीएमके मुख्य विपक्षी दल था। करुणानिधि ने तमिलनाडु में नवोदय स्कूलों के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की। जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूरी तरह समर्थित, भारत के हर राज्य और संघ शासित प्रदेश में आर्थिक रूप से वंचित और ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित समुदायों से प्रतिभाशाली छात्रों के लिए स्थापित किया गया था और उन्हें अभिजात वर्ग या उच्च वर्ग के समान शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। लेकिन 13 नवंबर को तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से संविधान के भाग 17 को निरस्त करने और अंग्रेजी को संघ की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। आगे 17 नवंबर 1986 को डीएमके सदस्यों ने संविधान के भाग 17 को जलाने से नई शिक्षा नीति के विरोध को शुरुआत की। करुणानिधि समेत 20,000 डीएमके सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। आत्मदाह से 21 लोगों की तब भी जान गई थी। करुणानिधि को कठोर कारावास की 10 हफ्ते की सजा सुनाई गई थी। राजीव गांधी ने तमिलनाडु से संसद के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि हिंदी वहां नहीं लागू की जाएगी। समझौते के एक हिस्से के रूप में तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय भी शुरू नहीं किए गए। वर्तमान में तमिलनाडु भारत का एकलौता एक ऐसा राज्य है जहां कोई भी नवोदय विद्यालय नहीं है। ये फैक्ट याद रखिएगा। इसी तरह आगे जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि सरकारी मंत्रालय, विभाग, निगम या बैंकों के अधिकारियों जिन्होंने सोशल मीडिया साइट पर आधिकारिक खाते बनाए हैं, हिंदी या फिर हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन हिंदी को प्राथमिकता देना चाहिए। तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों ने इस कदम का तुरंत विरोध किया था। इस विरोध में भी तमिल नेताओं ने कहा था कि ये तमिलनाडु के लोगों को परेशान कर सकता है, जिन्हें अपनी भाषाई विरासत पर बहुत गर्व है और वे भावुक हैं। अब ये मुद्दा फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित 3 भाषा सूत्र या 3 लैंग्वेज फार्मूला से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित 3 लैंग्वेज फार्मूला को तमिलनाडु ने फिर से खारिज कर दिया है और ये आरोप लगाया है कि 3 भाषा सूत्र के माध्यम से सरकार शिक्षा में हिंदी को बढ़ावा दे रही है। हमने देखा कि हिंदी भाषा को जरूरी किए जाने के खिलाफ कई दशक पूर्व शक्तिशाली आंदोलन के बाद तमिलनाडु में द्विभाषा नीति को अपनाया गया था। वर्ष 2019 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया गया था, तब भी दक्षिण भारतीय राज्यों ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के प्रस्ताव को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया था।
हालांकि नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन समाज और वैश्विक महाशक्ति के रूप में बदलकर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है और एक पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 3 भाषा सूत्र पर बल देने का निर्णय लिया गया था। इस नीति ने संपूर्ण भारत में 3 भाषा सूत्र की उपयुक्तता पर बहस को फिर से प्रारंभ कर दिया है। अब अगर इसको समझे कि क्या है ये 3 लैंग्वेज फार्मूला, तो इसमें पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे असम में असमिया, तमिलनाडु में तमिल। इसी तरह दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में ये अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी हो सकती है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में ये हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। वहीं तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है, चाहे वो तमिल या तेलुगु हो सकती है। उसी तरह गैर हिंदी भाषी राज्यों में ये अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के अलावा कोई अन्य भारतीय भाषा हो सकती है, जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों को लगता है कि ये तमिल अंग्रेजी के साथ तीसरी हिंदी या संस्कृत होगी, जो उत्तर भारतीयों की भाषा है। पर इसमें कहीं पर भी किसी भी विशिष्ट भाषा को लेकर कोई भी अनिवार्यता नहीं लागू की गई है। वहीं अगर 3 लैंग्वेज फार्मूला की आवश्यकता को देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बहुभाषीयता या मल्टीलिंग्विज्म और राष्ट्रीय सद्भाव यानी नेशनल हार्मोनी को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य हिंदी व गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना है। इसके तहत एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है, जो हिंदी भाषी राज्यों जैसे यूपी और एमपी में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई दक्षिणी भारतीय भाषाओं में से एक जैसे तमिल या तेलुगु हो सकती है। क्योंकि सालों से ये तमिलनाडु के लिए एक राजनीतिक मुद्दा भी है, वहाँ सभी राजनीतिक दल भी इसका लाभ उठाने की वजह से नहीं चाहते कि ये मुद्दा कभी खत्म हो। आपने देखा है कि कैसे 1967 में हिंदी विरोधी आंदोलन पर चढ़कर एक राजनीतिक दल डीएमके तमिलनाडु की सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गई थी। इसी के साथ हिंदी विरोध दक्षिण खासकर तमिलनाडु की राजनीति का एक आवश्यक उपकरण बन गया है, जो आज भी उसी तरह कायम है। इसमें हिंदी भाषी राज्य भी उत्तरदायी हैं, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी भाषा के विरोध का अवसर देने के लिए काफ़ी हद तक हिंदी भाषी राज्यों के लोगों का दक्षिण भारतीय राज्यों की भाषाओं के प्रति उदासीन रवैया भी जिम्मेदार है। हिंदी भाषी राज्यों में तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं को सीखने सिखाने के प्रति कोई दिलचस्पी या उत्साह नहीं दिखाई देता, इसलिए दक्षिण भारतीय राज्यों में भी हिंदी भाषा के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं है। हालांकि तमिलनाडु ने भी हिंदी भाषा की स्वैच्छिक शिक्षा को कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया है और सीबीएसई स्कूलों की संख्या वहां लगातार बढ़ रही है, जहां हिंदी भाषा का अध्ययन भी कराया जाता है। इसी तरह चेन्नई स्थित 100 साल से ज़्यादा पुराना दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हिंदी भाषा के संरक्षण के लिए अभी भी लगातार कार्य कर रहा है, जिससे दक्षिण भारत में सक्रिय हिंदी प्रचारकों या शिक्षकों का 73% हिस्सा सिर्फ तमिलनाडु में है। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान की बात करें, जो कि हमें जानना जरूरी है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग जिसकी स्वयं की विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे उसका संरक्षण करने का अधिकार होगा, जो एक मौलिक अधिकार है। इसी तरह अनुच्छेद 343 भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में होनी चाहिए और अंकों के संदर्भ में भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का अनुसरण किया जाना चाहिए। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान को अपनाए जाने के शुरुआती 15 वर्षों तक अंग्रेजी का आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग जारी रहेगा। आगे अनुच्छेद 346 राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच आपस में संचार के लिए आधिकारिक भाषा के विषय का प्रबंध करता है। आगे अनुच्छेद 346 राज्यों और संघ एवं राज्य के बीच आपस में संचार के लिए आधिकारिक भाषा के विषय के रूप में है। अनुच्छेद के अनुसार इस कार्य के लिए अधिकृत भाषा का उपयोग किया जाएगा। हालांकि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य सहमत हैं तो उनके मध्य संचार की भाषा हिंदी हो सकती है, जैसा यूपी और एमपी, यूपी और बिहार के बारे में देखा गया है। इसी तरह अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रबंध है।
ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति प्रदान करता है। यदि उस राज्य की जनसंख्या का एक निश्चित भाग ये चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वो निर्देश दे सकता है कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सभी जगह या किसी एक भाग में सभी प्रयोजन के लिए, जैसा कि वो निर्दिष्ट करे, शासकीय भाषा या आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी जा सकती है। साथ ही अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है। विशेष अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है। इस प्रकार 3 लैंग्वेज फार्मूला या 3 भाषी सूत्र राज्यों के बीच भाषाई अंतर को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का विचार रखता है। हालांकि ये भारत की क्षेत्रीय विविधता को एकीकृत करने के लिए एकमात्र उपलब्ध विकल्प नहीं है। तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपनी भाषा नीति के साथ न केवल शिक्षा मानक स्तरों को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाए बिना राष्ट्रीय अखंडता को भी बढ़ाया है। इसलिए 3 लैंग्वेज फार्मूला पर दबाव की नीति की जगह इसमें व्यापक विचार विमर्श होने की आवश्यकता है।